जयराम जी के मित्रों, पुनः मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा देश आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बहुत ही नाजुक दौर पर आ खड़ा हुआ है। पिछले हालिया दिनों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ चर्चा आरंभ करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी का संभल हो या महाराष्ट्र हो या फिर मणिपुर हो या फिर अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, ये सभी आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व बीजेपी के हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुके हैं और पिस रहे हैं हम आप जैसे आम नागरिकों के जन सरोकार, जिनका सीधा या कहूँ अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आपकी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। चाहे वो आर्थिक रूप से बढ़ रही महंगाई हो या सामाजिक विद्वेष की भावना भड़काने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा हो, हर दिन कोई ना कोई एक नया बखेड़ा खड़ा किया जाता है इन भाजपाइयों द्वारा और इस पर हवा देने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की गोदी एंकर और पत्तलकार। जी फिर शुरू होती है तीखी बहस और फिर हम आप फंस जाते हैं इनके उस षड्यंत्र में, उस एंगल में जो इनकी मंशा होती है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इनके किसी भी षड्यंत्र में ना फंसे। ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए और रोजमर्रा के मुद्दों से आपका हमारा ध्यान भटकाने के लिए दिन रात हिंदू मुस्लिम का राग अलापते हैं। जहां देश की जनता चीख चीख कर कह रही है कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब, वहीं भारतीय जनता पार्टी आपको उलझाए रखने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रही है औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब। पहले सुनिए हमारे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता सांसद संजय सिंह जी की इस टिप्पणी को। इसके बाद हम विस्तार से महाराष्ट्र और बाकी अन्य खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज पूरे देश में हिंसा क्यों हो रही है? आज पूरे देश में दंगे फसाद की नौबत क्यों आती है? आज पूरे देश में नफरत क्यों फैलाई जाती है? उसकी वजह है कि आपको गांधी से प्यार नहीं है, आप गोडसे को पूजने वाले लोग हो। इसीलिए देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया के 80 मुल्कों में साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी हुई है मान्यवर, दुनिया के 80 देशों में। लेकिन इसी संसद के प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो मूर्ति मुख्य स्थान पे लगी थी, उसको आपने कोने में कर दिया, क्योंकि आपको तो गोडसे की पूजा करनी है, आपको तो हिंसा फैलाना है देश में, आपको नफरत फैलाने का काम करना है। देखिए, नागपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रही थी। एक चलन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी से जुड़े संगठनों का। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली, उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा। जब तक बीजेपी देश के अंदर है, देश के हिस्सों में शांति नहीं रह सकती। अभी आपने देखा यूपी में होली के पहले किस तरह से वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आम आदमी का डूब गया पिछले 5 महीने में, उस पर चर्चा नहीं होती। आप औरंगजेब 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 कह रहे हैं, जनता कह रही कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब। हर 15 दिन पे एक नया नैरेटिव आप लेके आते हैं देश के अंदर नफरत फैलाने का, जो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। और इसी के कारण ये नागपुर की हिंसा हुई। एक सुनियोजित साजिश है जिसमें वहां के राज्य के मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं। देखिए, नागपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी
वहां हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रही थी और एक चलन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी से जुड़े संगठनों का। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली, उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उस पर भड़काऊ बयान देते हैं और फिर यह हिंसा की स्थिति पैदा होती है। जब तक बीजेपी देश के अंदर है, देश के हिस्सों में शांति नहीं रह सकती। अभी आपने देखा यूपी में होली के पहले किस तरह से वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आम आदमी का डूब गया पिछले 5 महीने में, उस पर चर्चा नहीं होती। आप औरंगजेब 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 कह रहे हैं, जनता कह रही कट गई जेब कट गई जेब कट गई जेब। आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हैं, 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, 100 सालों में सबसे बड़ी आर्थिक असमानता है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, महंगाई की समस्या है, उस पर बात नहीं करना चाहते। तो हर 15 दिन पे एक नया नैरेटिव आप लेके आते हैं देश के अंदर नफरत फैलाने का, जो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। और इसी के कारण ये नागपुर की हिंसा हुई, एक सुनियोजित साजिश है जिसमें वहां के राज्य के मुख्यमंत्री खुद शामिल है। सर, वहां के जो सत्ता पक्ष है वो कह रहे हैं कि विपक्षी लोग चुनाव हार गए हैं, तो इस तरह के देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि आप उसके सारे जो घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो कब से ये प्रयास चल रहा है, बीजेपी के लोग और खुद मुख्यमंत्री कब से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं संरक्षित करेंगे औरंगजेब के कबूतर। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनकी किसी बात पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? जब राज्य का मुख्यमंत्री खुद से भड़काऊ बयान देगा तो कहां। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सबने सांसद संजय सिंह जी का ये बयान सुना। वो कह रहे हैं दुनिया के 80 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी है, लेकिन गोडसे को मानने वालों ने संसद के मुख्य स्थान से गांधी जी की मूर्ति हटाकर उसे कोने में पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले दिन रात कहते हैं औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, जनता कह रही है कट गई जेब कट गई जेब कट गई जेब। 5 महीने में जनता का 94 लाख करोड़ डूब गया। इसकी मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। नागपुर की जो हाल ही में घटना हुई है, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नफरत फैलाने वाली फिल्में आती हैं, बीजेपी उनको प्रमोट करने का काम करती है। जब तक देश में भारतीय जनता पार्टी है तब तक इस देश में शांति संभव नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं पुनः जो है इस डबल इंजन सरकार का जो ये हालिया नागपुर का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम पे मैं एक विस्तृत रिपोर्ट आपके साथ साझा करता हूँ। महाराष्ट्र में 2015 से 2019 के बीच 12,616 किसानों ने आत्महत्या करी। 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार रोजाना यहाँ 7 किसानों की चिताएं जली या कब्रें खुदी। आप लोगों को जानकर हैरानी हुई, क्या आपने पिछले 5-7 सालों के अंदर महाराष्ट्र में प्रतिदिन हो रही इन 7 किसानों की हत्याएं, मैं इसे हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तंत्र की कमजोरी के कारण किसान मजबूर हैं आत्महत्या करने को। क्या आप लोगों को एक भी खबर मौजूदा गोदी मीडिया में दिखने को मिली, सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, या कोई डिबेट देखने सुनने को पढ़ने को मिली? नहीं। बस इसी गंभीर मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए महाराष्ट्र के मौजूदा हुक्मरानों ने 300 साल पहले दफन हुए एक हुक्मरान की कब्र को मुद्दा बनाया है। औरंगजेब 300 साल पहले मर चुका है,
अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान से गांव में दफन किया गया चुका है। औरंगजेब ने अपने शासन में जो क्रूरता की उसका आज कुछ नहीं किया जा सकता। लिहाजा अब उसकी कब्र ध्वस्त करो या कुछ भी करो, मैं पूछता हूं इससे किसकी आत्मा को ठंडक मिल जाएगी या वो किस तरह का बदला होगा, ये समझ से परे है। पर हां, गौर करने वाली बात कुछ और है। दरअसल 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की गठबंधन सरकार में मैं गठबंधन सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें खाली मुगल भर नहीं थे, मुगल के साथ और भी लोग थे। आप लोग इतिहास पढ़ा करिए, शायद आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा मेरे इस शब्द का, यानी गठबंधन शब्द का तात्पर्य। तो खैर, 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की गठबंधन सरकार में दरअसल मुझे जुकाम हो रखा है भयंकर, फिर भी मैं आप लोगों के बीच ये खबर लेके आया क्योंकि ये खबर बहुत महत्वपूर्ण थी। तो कहाँ थे हम? हाँ, 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की गठबंधन सरकार में राजपूताना क्षेत्र के कई राजे महाराजे उच्च पदों पर विराजमान थे। उनमें से कई ने औरंगजेब के क्रूर कारनामों को अंजाम देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बदले में सत्ता की मलाई खाई। आज औरंगजेब के शासन का अंत होने के 300 साल बाद की क्या स्थिति है, चलिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। औरंगजेब के वंश का कोई अता पता नहीं है, कहीं कोई हवेली या महल नहीं है जो औरंगजेब के किसी वंशज के कब्जे में हो। यूं कहे तो औरंगजेब के खानदान का कोई भी वारिस आज की डेट में नहीं बचा है जो उसके शासन का लाभार्थी हो। वहीं औरंगजेब की गठबंधन सरकार के जितने भी सिपह सालार थे, उनके वंशज आज भी अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति से बनाए महल और हवेलियों को हेरिटेज होटल बनाकर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं और कुछ तो नए हुक्मरान भी बनकर बैठे हुए हैं। तो अगर कोई औरंगजेब से नाराज है तो भी अब उसकी सूखी कब्र उखाड़ने से भला क्या फायदा होगा? कुछ करना है तो उनकी संपत्ति जब्त करो ना, जिनके पुरखे औरंगजेब के सहयोगी थे, उसके प्रोसीड ऑफ क्राइम के हिस्सेदार थे। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आसानी से आसपास ही मिल जाएंगे। और हां, जो पिछले 30-40 सालों में नए औरंगजेब बने हैं, उनका क्या करना है? आज भी महाराष्ट्र में 80% क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है। बारिश के पानी पर खेती होती है। पूरे मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में केवल 10 से 12% क्षेत्र में ही सिंचाई के साधन बचे हैं। क्या हुआ उनका, जिन्होंने बांध बनाने के लिए सिंचाई घोटाला किया, जिन्हें मोदी फडणवीस यानी दोनों इंजनों के ड्राइवर जेल भेज रहे थे और आज उन्हीं अजीत पवार को सहयोगी ड्राइवर बना लिया है और जनता को बता रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर था। शर्म आनी चाहिए। आज भी उसी मराठवाड़ा क्षेत्र का किसान, जहां औरंगजेब की कब्र है, सिंचाई के लिए, पानी के लिए जूझ रहा है और जब फसल चौपट हो जाती है तो वो खुद या तो शमशान पहुंचता है या फिर कब्रिस्तान पहुंचता है। शर्म करो भाजपाइयों। औरंगजेब के 300 साल पहले किए गए कृत्यों की सजा उसकी कब्र को देने से अगर मराठवाड़ा के किसान अपनी जान देना छोड़ दें तो बेशक उस कब्र को ही दफन कर देना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये हंगामा किस बात का है?
तो डबल इंजन की सरकार 300 साल पहले औरंगजेब द्वारा की गई क्रूरता का हिसाब किताब करने की बजाय आज महाराष्ट्र के गरीब किसानों पर हो रही क्रूरता को रोके, नहीं तो इतिहास इन्हें भी औरंगजेब ही कहेगा। बस यही मेरी एनालिसिस थी। मैं पुनः अपील करता हूं अपने मुस्लिम भाइयों से और हिंदू भाइयों से कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की इस घटिया राजनीति के कुचक्र के जाल में ना फंसें। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी 10-11 सालों की जो केंद्र की विफलता है उससे आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। कहीं फिल्में आ रही हैं, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। अभी एक और मैं आपको षड्यंत्र बताता हूं। इसी डबल इंजन की सरकार का षड्यंत्र है। ये विपक्षी पार्टियों की जहां भी सरकारें होती हैं वहां ऐसे ऐसे घिनौने षड्यंत्र करते हैं। मैं उसी षड्यंत्र पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। वैसे देखा जाए तो शराब बड़ी काम की चीज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ शराब और ईडी का कॉकटेल आजमाने के बाद भारतीय जनता पार्टी यही फार्मूला अब तमिलनाडु में भी परोसना शुरू कर चुकी है। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होना तय है, लिहाजा ईडी को तमिलनाडु में 1000 करोड़ के शराब घोटाले का अचानक पता चला है। अचानक ईडी उन मामलों की जांच कर रही है जो 2016 से 2021 में पंजीकृत किए गए थे। आरोप है कि तमिलनाडु सरकार का एक निगम जिसे राज्य में शराब की मार्केटिंग का एकाधिकार है, उसने शराब निर्माताओं के साथ मिलकर फर्जी सेल दिखाई। इस फर्जीवाड़े से अर्जित धन निगम के अधिकारियों की तिजोरी में गए, ऐसा आरोप है ईडी का। इन मामलों में तमिलनाडु सरकार के सतर्कता निदेशालय और एंटी करप्शन ब्यूरो ने आखिरी एफआईआर 2021 में दर्ज की थी। आज 4 साल बाद ईडी को इन मामलों की याद क्यों आई? शराब घोटाले के जरिए किसी भी सरकार को आसानी से बदनाम किया जा सकता है, ऐसा दिल्ली में हो चुका है। लिहाजा वही शराब ईडी कॉकटेल अब तमिलनाडु में भी परोसने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। अमूमन एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के काम पर सवाल नहीं उठने चाहिए और भ्रष्टाचार के मामलों में तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर शिकंजा कसने में एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, उससे इनकी निष्पक्षता से भरोसा उठ सा गया है। इसलिए तमिलनाडु में हो रही ईडी की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुहिम कम, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग ज़्यादा लग रही है। बस यही मुझे बताना था आप सब लोगों को। मैं फिर से आप लोगों को अपील करता हूं कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या इनका जो और विंग हैं, जो उन्मादी विंग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस देश में डर का माहौल बनाना चाहते हैं, दंगे फसाद कराना चाहते हैं और हमारे देश की जो सहिष्णुता है और हमारे देश की जो सामाजिकता है उस ताने बाने को ये बिखेरना चाहते हैं, तो ऐसे असामाजिक तत्वों से दूर रहें, इन्हें अपने नज़दीक न फटकने दें और हो सके तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर ही ध्यान आकर्षित करते रहें और अपनी आवाज़ उठाते रहें। मैं अपना यह आज का जो वीडियो है यहीं विराम देता हूं। आप सबसे विनम्र गुजारिश है कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो
और ज़्यादा देखने हैं, जैसा कि मैं हर दिन 1-2 वीडियो ज़रूर बनाने का समय निकाल लेता हूं, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अब निकट भविष्य में और भी ऐसी खबरों से अगर रूबरू होना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।